नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आप लोगों की जो परीक्षा है वो नवंबर में जा रही है, नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। तो अब आप लोगों के पास 100 दिन का समय लगभग मिल रहा है, क्योंकि आज 15 जुलाई है। जुलाई में आप और मान के चलिए कि 15 दिन और इधर मिल जाएगा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सिर्फ अक्टूबर तक ही हम लोग अगर लें तो लगभग आपके पास 105 दिन का समय आपको मिल रहा है। तो 100 दिनों में आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। देखिए, डरने और भागने से कुछ नहीं होता है। आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप जानते ही हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप डरिए मत, आप आगे बढ़िए। और क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए आज उस रणनीति के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 100 दिन में, 105 दिन में लगभग क्या रणनीति हो कि जिससे आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो। तो सबसे पहली चीज़, इसमें 5 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, विस्तृत पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन। दूसरा पॉइंट जो होगा, पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन। तीसरी बात, खुद का नोट्स तैयार करना। चौथी महत्वपूर्ण बात, किसी शिक्षक, संस्थान के मार्गदर्शन में या स्वयं से सभी इकाई के नोट्स के साथ अध्ययन। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण होगा, रिवीजन या दोहराना। अब कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, ये सारी चीज़ों की बात हम लोग करेंगे। या अगर पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना है तो कैसे अध्ययन करना, क्या तरीका होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए कि उस रणनीति से अगर तैयारी करें या खुद के अगर नोट्स बनाएं तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी पर हम लोगों को चर्चा करना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन। जब पाठ्यक्रम के विस्तृत अध्ययन की बात होती है, बहुत से हमारे ऐसे साहित्य के विद्यार्थी हैं जिनको पाठ्यक्रम ही नहीं पता होता है कि हमारे पाठ्यक्रम में है क्या चीज़। जबकि आप यकीन मानिए, आप पाठ्यक्रम अगर एक बार आपने अच्छे से पूरे पाठ्यक्रम को देख लिया तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके पक्के हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम देखने से। प्रश्न पत्र में आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं। और कैसे प्रश्न होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। कुछ इस तरीके के प्रश्न होते हैं। चलिए पहले पाठ्यक्रम पर आते हैं। यह है आपका पाठ्यक्रम। अब इसमें इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक दिया गया है। हिंदी भाषा का विकास। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसके तहत पाली, प्राकृत, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं पढ़नी है। ऐसे अपभ्रंश, औहट और पुरानी हिंदी का क्या संबंध होगा, ये पढ़ना है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको आपका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो ये पूरा आपका पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम से कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ये सारा तो पाठ्यक्रम आपका है। पाठ्यक्रम में प्रश्न जो बनते हैं, जो पूछे गए हैं, हम उसकी अगर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर अरस्तु से ही प्रश्न बन गए हैं। विवेचन सिद्धांत किसका है, या त्रासदी विवेचन किसका है, अनुकरण सिद्धांत किसका है। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा होगा, जब आप पेपर हल करते हैं तो आप देखते हैं विवेचन सिद्धांत पूछ लिया गया है, ऐसे त्रासदी विवेचन पूछ लिया गया है, अनुकरण सिद्धांत पूछ लिया गया है किसका है, या निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर एक बार आप पूरे पाठ्यक्रम को, जो आपका सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, अगर उसे आपने पूरी तरीके से एक बार ध्यान से पढ़ लिया और पाठ्यक्रम आपको याद है कि हमारे पाठ्यक्रम में ये चीज़ें हैं, हमको पढ़नी है, तो यकीन मानिए कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके तैयार हो सकते हैं, परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपके सही हो सकते हैं। ऐसे अगर आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर वैचारिक पृष्ठभूमि है, फिर हिंदी कविता है। हिंदी कविता के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। काल क्रमानुसार लेखकों या कवियों का सही क्रम कौन सा है।
तो अब इनमें जैसे सूरदास आपने देखा तो तुरंत वहीं जो आपका सिलेबस है आपने अगर PDF निकलवा रखा है, विद्यापति हैं तो उनका जन्मकाल वहीं आगे लिख लीजिए, कबीर दास हैं उनका जन्मकाल आप आगे लिख लीजिए। देखिए कैसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, रणनीति आपको बता रहा हूँ कि जो 2 से 3 प्रश्न पाठ्यक्रम से आपको मिलने वाले हैं वो किस तरीके से मिल सकते हैं। तो विद्यापति का आपने लिख लिया, कबीर का, जायसी का, सूरदास का, तुलसीदास का, सबका आपने कालक्रम लिख लिया कि इनका जन्मकाल कौन कौन कब का है। तो इन्हें आप आसानी से, ऐसे प्रश्न जो आएंगे उन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि PDF जो रहेगा सिलेबस आपको याद रहेगा, या जहां आप बैठते हैं जहां आप पढ़ाई करते हैं वहीं पर अगर आप अपने सामने सिलेबस को निकाल कर और पेज को चिपका दें और सुबह शाम आपकी नज़रें पड़ती रहेंगी उस पर, तो जाहिर सी बात है कि आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। परीक्षा में सिर्फ पाठ्यक्रम देखकर ही आपके 3 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, तो इनका आप लोग लिख लें। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी पाठ्यक्रम से पूछा जाता है। अब आप क्या करें, आप सबसे पहले काम ये करें कि जो आपका पाठ्यक्रम, जैसे उपन्यास है, उपन्यास में आपने देखा गौरी दत्त का उपन्यास, पंडित गौरी दत्त का उपन्यास, तो इनका जन्मकाल कब है, इधर आप जन्मकाल लिख लें। दूसरा, देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन काल कब है, आपने इधर प्रकाशन काल लिख लिया, प्रकाशन काल लिख लिया। ऐसे लाला श्रीनिवास दास, इनका जन्म काल लिख लीजिए। परीक्षा गुरु का इधर प्रकाशन आपने लिख दिया, प्रकाशन वर्ष। तो अगर ऐसे आपने कर लिया तो यकीन मानिए, मैं तो कह रहा हूँ 3 ही, लेकिन हो सकता है कि आपके 5 से 6 प्रश्न सही हो जाएं अगर ये सारे काम जो हम आपको बता रहे हैं अगर आपने कर लिया तो। ऐसे वाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इससे जो मिलाने वाले प्रश्न होते हैं कि कौन सा उपन्यास और उपन्यासकार का जोड़ा सुमेलित नहीं है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या निम्नलिखित उपन्यासकारों का जन्म काल के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आपने पाठ्यक्रम में अध्ययन कर लिया, पाठ्यक्रम में लिख लिया आपने, तो बहुत ही आराम से आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ऐसे कहानी की बात करें तो कहानी में भी आप लिख लीजिए, ऐसे नाटक की बात करें तो आप नाटक में भी लिख लीजिए। ठीक इसी तरीके से निबंध में भी आप लिख लीजिए। तो अगर इसको आपने लिख लिया, PDF निकलवा कर जहाँ बैठते हैं वहीं पर अगर पेज आपने चिपका दिया तो 4 से 5 प्रश्न आपके हो गए। तो ये इस तरीके से जब आप रणनीति बनाएंगे तो बहुत आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन। पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी, यहाँ तक कि आप नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया जाए और किस तरीके से नोट्स बनाया जाए, ये सारी बातें हम लोगों को करनी है। तो अगर मैंने एक उदाहरण लिया है, उदाहरण के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है। अब अभी मैंने आपको बताया कि पाठ्यक्रम में अगर आपने आगे लिख लिया कि इनका जन्मकाल कौन सा है या जो भी रचना है उस रचना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो वैसे जो प्रश्न होते हैं उन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब मान लिया कि यहाँ पर ये प्रश्न है, पुराने ये प्रश्न है जो पूछा गया है, शायद 2016 या 17 में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखें, अब अगर ऐसे प्रश्न हैं तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले कौन होगा, बाल मुकुंद गुप्त, फिर जन्मकाल के अनुसार श्याम सुंदर दास होंगे, फिर सरदार पूर्ण सिंह होंगे, फिर गुलाब राय होंगे। अब इनको पढ़कर और नोट्स कैसे बनाना है, इनको पढ़ने के लिए आप एक काम करिए। जैसे आपने देखा बाल मुकुंद गुप्त, तो अब आपको यह जानना है कि बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ। आप अपनी कॉपी में तुरंत लिखें कि 1865 में हुआ, देहांत कब हुआ, 1907 में हुआ। अब अगर यहाँ बात निबंध की हो रही है, आप पुराने प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं और ये निबंधकारों का जन्मकाल पूछा गया, तो आप देखें कि बाल मुकुंद गुप्त के और कौन से निबंध संग्रह हैं या कौन कौन से निबंध हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त की बात आती है तो आपके पाठ्यक्रम में है शिव शंभू के चिट्ठे, जिसमें लॉर्ड कर्जन के ऊपर
अंग्रेजी शासन के ऊपर व्यंग्य किया गया है। इस निबंध संग्रह में अब आप अपने कॉपी में लिखते चलें, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पुराने पेपर हल कर रहे हैं, तो इस तरीके से करें कि जो भी रचनाकार मिल रहा है, जो भी निबंधकार, जो भी उपन्यासकार हैं, उनके बारे में आप जरूर लिखें। उनके बारे में आप विस्तृत जब अपने कॉपी में लिखते चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ जैसे बालमुकुंद आपने देखा, तो बालमुकुंद का जो निबंध संग्रह है शिव शंभू के चिट्ठे, इसमें कौन कौन से निबंध संग्रहित हैं? तो जैसे श्रीमान का स्वागत है, वायसराय का कर्तव्य है, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत, सर सैयद अहमद का खत। तो इस तरीके से अगर आपने कर लिया तो बालमुकुंद से अगर निबंध से प्रश्न आते हैं तो इस तरीके से यहाँ आप कवर करेंगे। ऐसे अगर श्याम सुंदर दास की बात करें तो अब इनका जन्म कब हुआ? तो 1875 में आपने लिख लिया। देहांत कब हुआ? 1945 में। इनका निबंध संग्रह कौन सा है? तो गद्य कुसुमावली। तो गद्य कुसुमावली आपने लिख लिया। तो इस तरीके से श्याम सुंदर दास के बारे में आपने जान लिया। ऐसे सरदार पूर्ण सिंह की अगर बात करें तो इनका जन्म 1881 में हुआ और इनका देहांत 1931 ईस्वी में हुआ। आपके पाठ्यक्रम में इनका जो निबंध है मजदूरी और प्रेम। तो अब देखते हैं कि मजदूरी और प्रेम में कौन कौन से निबंध क्रम से हैं। कभी कभी क्रम से भी पूछ लेता है। तो उसमें आप देखेंगे कि हल चलाने वाले का जीवन दिया गया, गड़रिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फ़कीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। और जब आप सरदार पूर्ण सिंह के निबंध के बारे में इसमें लिखते हैं तो इसी निबंध में प्रेम और मजदूरी में अंत में आप देखेंगे एक पंक्ति लिखी है कि है रीति आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। तो ऐसे भी कभी कभी पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं कि किसके निबंध संग्रह की हैं या किसके निबंध की हैं। तो इस तरीके से आप अगर तैयारी करते चलेंगे, पुराने प्रश्न पत्रों को इस तरीके से अगर आप हल करेंगे और नोट्स बनाएंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। ऐसे अगर गुलाब राय की बात करें तो इनका जन्म 1888 में हुआ और देहांत 1963 ईस्वी में हुआ। अब इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? क्योंकि बात तो निबंध संग्रह की हो रही है। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया वो निबंधकारों का दिया गया है। जिसका दिया जाए उसी का ही आप लिखिए तो आपके लिए बहुत सही होगा। तो अब गुलाब राय जी के निबंध संग्रह हैं कि प्रकार प्रभाकर है, जीवन पशु है, ठलुआ क्लब है, मेरी असफलताएं हैं, मेरे मानसिक उपादान है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और पुराने प्रश्नों को अगर आप इस तरीके से हल करेंगे तो निश्चित ही आपका नोट्स भी बनता जाएगा और साथ ही साथ पुराने प्रश्नों को भी आप हल कर लेंगे। अब आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बात करते हैं कि आप खुद का नोट्स अपना कैसे बनाएं। देखिए, जब खुद का नोट्स बनाने की बात होती है तो लोग कहते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं? जो जहां मिलता है उसको आप वहां लिख लेते हैं, जैसे मिला वैसा आपने लिख लिया। नहीं, ऐसा ना करें। अभी 100 दिन का समय है। खुद का नोट्स बनाने के लिए आप एक काम करें, पहले तो आप सिलेबस का विस्तृत अध्ययन करें और उसके बाद पहली पॉइंट ये है कि प्रत्येक इकाई एक एक इकाई उठाइए और प्रत्येक इकाई को पढ़ते जाइए और उसका नोट्स आप बनाते जाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। पूरा पाठ्यक्रम है, जिस उस पाठ्यक्रम में जो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें उनकी रुचि बहुत अच्छी है, बस उसको वो तैयार कर लेते हैं। बाकी कहते हैं सर इसमें मेरी रुचि नहीं है और ये हमसे नहीं होगा। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लिया पूरा पाठ्यक्रम आपका 100% है, जिसमें से आपकी रुचि 2 टॉपिक में नहीं है या 2 कोई ऐसी यूनिट है, मैं निकाल देता हूँ कि 2 यूनिट ऐसी है जिसमें आपकी रुचि नहीं है। तो अगर 2 निकाल दिया तो बची 8 यूनिट, यानी 80% बचा। सिर्फ आपने अध्ययन किया 80% का। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना आपने 80% पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है उसमें आप 100% कर पाएँ।
उसमें मुश्किल से आप 70%, 75%, चलिए 80% मान लें, तो 80% ही कर पाएंगे। और अगर 80% करते हैं तो 80 का 80% कितना हुआ? 64। तो आपने किया सिर्फ 64%। उसमें भी 1-2 प्रश्न हमेशा गलत होते हैं। तो जब 1-2 प्रश्न गलत होंगे, 3 प्रश्न गलत होंगे, या मान लिया कुछ इस तरीके से हुआ, तो 61-62% ही बन पाया। अब आप बताइए कि अगर 61-62% आपका बन पाता है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? और ऐसा संभव नहीं है कि 2 ही इकाई में आपकी रुचि ना हो। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं सर 3 इकाई में हमारी रुचि बिल्कुल नहीं है, जो नया पाठ्यक्रम शामिल हुआ उसमें मेरी रुचि नहीं है। तो अगर आप अपनी रुचि नहीं दिखाएंगे उसमें, तो आप सफल कैसे होंगे? तो इस तरीके से ऐसा मत करें कि इसमें मेरी रुचि नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ूंगा सर, बाकी चीज़ें पढ़ लूँगा। तो नोट्स बनाने में क्या काम करें? पहला काम तो यही कि प्रत्येक इकाई के अनुसार, एक इकाई आपने आज शुरू किया तो अब एक इकाई समाप्त करने के बाद ही कोई दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी इकाई उठाना है वो आप पढ़ना शुरू करें। ऐसा नहीं कि आज इकाई 2 पढ़ रहे हैं तो कल इकाई 4 पढ़ेंगे, या 2 पढ़ रहे हैं तो कल 8 पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। जो इकाई उठाएं उसे पूर्णतः समाप्त कर दें। और दूसरी बात, जब इकाई पढ़कर आप समाप्त कर दें तो इकाई के अंत में अपने नोट्स में आप जो उस इकाई में कवि हैं या लेखक हैं उनकी एक संक्षिप्त श्रृंखला बनाइए जन्म काल के अनुसार। तो अगर आप संक्षिप्त श्रृंखला बनाएंगे तो इससे ये होगा कि उस इकाई से अगर लेखक के बारे में या कवि के बारे में जन्म काल के अनुसार आता है तो आप सही कर लेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात अगर की जाए तो आप पंक्तियों या रचनाओं को भी क्रमागत लिखें और ऐसी चीज़ें अपने नोट्स में लिखें जो आपको याद ना हो। देखिए, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और मैं ये मानता हूं कि आप बिल्कुल भी आप एकदम नए नहीं होंगे। आप हाई स्कूल से अगर आपके देखें, इंटरमीडिएट देखें, ग्रेजुएशन तक देखें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो गई हैं। तो जो चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसी चीज़ को आप लिखिए कि जहाँ पर आपको दिक्कत होती है, जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, सिर्फ उन्हीं को ही लिखें जिससे रिवीजन करने में आपको आसानी हो। और साथ ही साथ चौथी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप अंडरलाइन या हाईलाइट करते चलें। तो इस तरीके से आपका एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा खुद का। और जब खुद का बेहतर नोट्स तैयार हो जाता है तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होती है। जो चौथी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी रिवीजन, पांचवी महत्वपूर्ण बात बताई थी मैंने रिवीजन। तो अगर रिवीजन की बात करें तो जब शॉर्ट नोट होगा तभी आप रिवीजन कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर फॉलो करते हैं, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करते हैं, खुद का नोट्स बनाते हैं, प्रत्येक इकाई के अनुसार आप अध्ययन करते हैं और अंत में रिवीजन करते हैं, तो ये जो 100 दिन का समय है इसमें आप अच्छी तैयारी करके और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी वक्त है ये करने में, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहले तो अपने मन को आप लोग नियंत्रित करिए। अगर आप लोग मन को नियंत्रित करते हैं, एकाग्रचित्त होकर मेहनत करते हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि कहा गया है कि जो इंसान अपने मन को नियंत्रित नहीं करता उसका मन उसके लिए एक शत्रु की भांति कार्य करता है। तो अपने मन को नियंत्रित करिए, एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य यानी नेट जेआरएफ को निशाना बनाकर लक्ष्य की ओर आगे आप लोग कदम बढ़ाइए। ईश्वर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए, ये मेरी कामना है। तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा सुझाव था। बाकी आपको कैसा लगा, आप क्या कर रहे हैं, उस पर आप खुद विचार कर सकते हैं। और हमारे यहाँ 1 जुलाई से ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो चुका है। 1 जुलाई से, और इकाई 1 हमने समाप्त करवा दिया है। इकाई 1 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और जितने प्रश्न बनने की संभावना है वो सारे करा दिए गए हैं। ऐसे इकाई 2 प्रारंभ हो चुकी है जिसमें
हम लोग द्विवेदी युग तक पहुंच चुके हैं और द्विवेदी युग तक जितने अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है और जितने प्रश्न बन सकते हैं वो भी करा दिया गया है। और जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं वो वीडियो देखकर खुद का अपना नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। तो इस तरीके से जितनी स्ट्रेटजी मैंने समझाई अभी आपको वो सारे हमारे ऑनलाइन मेंबर्स के साथ हो रहा है। यानी पुराने प्रश्न पत्रों को भी उनका कराया जा रहा है, साथ ही साथ उनके पास सिलेबस भी है, एक एक इकाई को लेकर चला जा रहा है, वो खुद का नोट्स भी बना रहे हैं जिससे अंत में वो रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके फीस और सारी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ईश्वर आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचाए, यही मेरी कामना है।